हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 3 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और 3 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान के बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया के पहले कीट जिन्हें मिला कानूनी अधिकार, दुनिया के वो कौन से पहले कीट हैं जिनको कानूनी अधिकार मिला है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहां पर हम चर्चा करें देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच के बारे में चर्चा करेंगे, हेड कोच कौन बने हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कुछ बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु है यहां पर आज अपने इस वीडियो में चर्चा करने के लिए। उसके पूर्व मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्लास होती है, इस क्लास को एक मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा गया है, जो हमारे ऐप पर मिल जाएगा। उस ऐप पर आप जाएंगे, हमारे इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करेंगे तो वहां से आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इस पैकेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस मासिक पैकेज में आपको प्रतिदिन वीडियो क्लास के साथ साथ क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी, 10 एमसीयू का ऑनलाइन टेस्ट पर डे का, और महीने के एंड में देखा जाए तो 100 एमसीयू का ऑनलाइन टेस्ट आपसे लिया जाता है। साथ ही साथ कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है मंथ के एंड में। डेली प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। कल मैं कुछ कमेंट देख रहा था, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या आप प्रिंटेबल पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल प्रिंटेबल पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे प्रिंटेबल पीडीएफ शेयर किया जाता है, वहां से आप प्रिंटेबल पीडीएफ डाउनलोड करके और मार्केट से उसका प्रिंट आउट निकाल के पूरे महीने का करंट अफेयर, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो उसको यहाँ पर छोड़ा जाता हो। ठीक, डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर हम लोग चर्चा करते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, डीडी न्यूज हो, पीआईबी हो, एएनआई हो, आकाशवाणी हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, सारे न्यूज़पेपरों को खंगाल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके लिए, उन सब पे यहाँ पे चर्चा की जाती है। ठीक है, चलिए एक एक कर अपने बिंदुओं पे चर्चा करें। उसके पूर्व हमने क्या कल पढ़ा था उस पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि पिछले दिन का हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखें, कल हमने देखा था जस्टिस मिशन के बारे में। जस्टिस मिशन 2025, यहां पर देखा जाए चीन ने ताइवान की घेराबंदी करने और अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने हेतु जस्टिस मिशन 2025 अभियान आयोजित किया था। इसमें फाइटर जेट और मिसाइलों के जरिए ताइवान की नाकाबंदी करने की क्षमता का परीक्षण कर विदेशी हस्तक्षेप की चेतावनी दे रहा था। ठीक है, आगे देखें, कल हमने चर्चा किया था नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के बारे में। यहाँ पर आंशिक रूप से ये एक्ट जो है ये लागू हो, ठीक है, ये लागू हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से आंशिक रूप से लागू हो गया है। इसके माध्यम से नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और ट्रिब्यूनल के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसकी नियुक्तियां विशेष चयन समिति की सिफारिश पर की जाएंगी। ठीक, तो ये पॉइंट पर हमने कल चर्चा की थी। साथ ही साथ एयर मार्शल नागेश कपूर के बारे में चर्चा किया था। 1 जनवरी को उप वायुसेना प्रमुख का पदभार इन्होंने संभाल लिया है। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, राष्ट्रीय नियुक्ति, उस संदर्भ में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, यहां पर देखा जाए एयर मार्शल नागेश कपूर के बारे में, ये भारतीय जो वायुसेना है उसके उप वायुसेना प्रमुख बन गए हैं। ठीक, परीक्षा पूछ सकता है ये किसने पदभार संभाला है, तो इनका नाम याद रखिएगा। आगे चर्चा करें, बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। ठीक है, अब इसने बुल्गारिया जो है यहां पर, इसकी पहले मुद्रा क्या थी? इसकी मुद्रा थी लेव। ठीक है, लेव इसकी मुद्रा थी, और अब ये लेव को छोड़कर यूरो को देखा जाए आधिकारिक रूप से इसने अपनी मुद्रा स्वीकार कर लिया है। ठीक है, और यहां पर फरवरी से यूरो वहां की एकमात्र मुद्रा होगी। जिस 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से देखा जाए प्रमुख लक्ष्य था बुल्गारिया का कि वह यूरोजोन में सम्मिलित हो। यूरोजोन में देखा जाए 27 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं यूरोजोन में? 27 सदस्य हैं यूरोजोन में, जिनमें से अभी देखा जाए 6 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने यूरोजोन को ज्वाइन नहीं किया, मतलब वहां की मुद्रा यूरो नहीं है। ठीक, इस पॉइंट पर हमने कल अपने वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी। आगे चर्चा करें, यहां पर देखा जाए मंत्रालय का नया लोगो और शुभंकर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तो जो है ना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसने 1 जनवरी को अपना नया लोगो और सांख्यिकी नामक शुभंकर जारी किया है। यह है सांख्याकी। ठीक है, सांख्याकी ये नया लोगो है किसका? जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, मॉस्पी जिसको आप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यहां पर देखा जाए, कल अपने वीडियो में चर्चा की थी कि डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण कर सेना में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त किया है। यहां पर देखें, यह स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 350 से लेकर 500 किलोमीटर तक के सटीक निशाने को साधने और अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली से लैस है ये प्रलय मिसाइल। चलिए आगे देखें, कल हमने चर्चा किया था अपने वीडियो में कि जो भारत है इसने चीन को पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान हासिल किया है। अब देखा जाए वर्तमान में चावल के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 28% हो गई है। ठीक है, और 2025 में अनुमानतः यहां पर देखा जाए जो 2025 का वित्त वर्ष है, इस वित्त वर्ष में भारत में
15.2 करोड़ टन चावल उत्पादन रहने का अनुमान है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। ठीक है, यहां पर कुशावती के बारे में हमने चर्चा किया था। कुशावती के बारे में हमने कल अपने पॉइंट्स में देखा था। जो कुशावती है ये बन गया है कहां का, गोवा का। ठीक, गोवा का तीसरा जिला बन गया है और प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर इसका नाम कुशावती जिला रखा गया है। यह दक्षिणी गोवा से, दक्षिणी गोवा जो है, दक्षिणी गोवा, ठीक है, इसी को तोड़कर यह कुशावती बनाया गया है। आगे चर्चा करें, 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, असम बन गया है पहला राज्य जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली सवाल आपसे परीक्षा पूछ सकता है। जैसे सवाल पूछा है कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उसी प्रकार से देखा जाए तो अपने विद्यालयों में चेस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने वाला कौन सा राज्य है। तो ऐसे राज्यों से संबंधित सवाल, जो पहला राज्य होता है अक्सर वहां से सवाल पूछ लिया जाता है। उस दृष्टिकोण से ये असम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखा जाए 8वां राज्य वेतन आयोग अभी केंद्र सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से इसकी जो प्रावधान है उनको लागू भी नहीं किया है। उससे पूर्व भी पहले क्या होता था कि जब केंद्र के प्रावधान लागू हो जाते थे उसके बाद राज्य उन्हीं प्लानों को, उन्हीं प्रावधानों को कॉपी करता था और उसी को इंप्लीमेंट करता था। लेकिन असम देखा जाए, असम ने पहले ही यहाँ पर ये सुचारू रूप से अपनी जो वित्तीय व्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए असम राज्य सरकार के द्वारा 8वां राज्य वेतन आयोग गठित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसके अध्यक्ष किसको बनाया है, सुभाष दास, जो पूर्व मुख्य सचिव हैं असम के, उनको यहाँ पर देखा जाए सुभाष दास को यहाँ पर 8वां राज्य वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और कल हमने अपने अंतिम पॉइंट पर चर्चा किया था, जो बुद्ध के रेलिक्स अवशेष हैं उनकी प्रदर्शनी के बारे में चर्चा की थी। ठीक, लोटस लाइट के नाम से नई दिल्ली में यह प्रदर्शनी आयोजित किया जाएगा और इसका जो देखा जाए आज ही इसका उद्घाटन हुआ है और पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आज के करंट अफेयर देखते हैं। यहां पर अब हम चर्चा करेंगे आज के, यानी कि 3 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखा जाए स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ। अब ये जो स्किल द नेशन चैलेंज है इसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किया है। यहां देखा जाए तो यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्किल इंडिया मिशन के 16 स्किल फॉर रेडीनेस, स्किलिंग फॉर रेडीनेस योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने उड़ीसा के रायरंगपुर जो है उड़ीसा का, यहां में इग्नू में क्षेत्रीय केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन भी किया और छात्रों तथा सांसदों को एआई से जुड़े प्रमाण पत्र का वितरण भी किया, जिस प्रकार से आप नीचे फोटो में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 22 नए प्रोजेक्ट को सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। यहां पर देखा जाए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए 22 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। यहां पर चर्चा करें तो इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी होगी, कुल निवेश कितना होगा, इन परियोजनाओं में 41,863 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रोजेक्ट मोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुड़े होंगे। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, ये निवेश आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के 8 राज्यों में होंगे, जिससे घरेलू विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है, 22 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है और इसकी कुल निवेश कितना किया जाएगा, तो 41,863 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच, अब यहां पर आप देख सकते हैं ये है भारतीय महिला टीम के हेड कोच, नए हेड कोच हैं हरिंदर सिंह। देखा जाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहां पर चर्चा करते हैं। पूर्व डच हॉकी खिलाड़ी सोजार्ड मरीन, जो सोजार्ड मरीन है, ठीक, सोजार्ड मरीन, ये एक बार फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच नियुक्त हुए। पहले ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच थे, फिर इस्तीफा दिया और उसके बाद से देखा जाए एक बार पुनः इनको बनाया गया है भारतीय महिला हॉकी टीम का हेड कोच। चर्चा करें, हॉकी इंडिया ने 2 जनवरी को उनकी नियुक्ति घोषणा की है। सोजार्ड 2017 से 2021 के दौरान कोच रह चुके हैं और टोक्यो ओलंपिक 2021 में टीम को ऐतिहासिक रूप से टॉप 4 में पहुंचाया था। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में देखा जाए जो भारतीय महिला हॉकी टीम थी, वो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2021 का, वहां पर देखा जाए तो ये टीम पहुंची थी। आगे चर्चा करें, वे हरिंदर सिंह के स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, हरिंदर सिंह का स्थान लेंगे और इनका कार्यकाल 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक तक रहेगा, यानी कि लॉस एंजल्स ओलंपिक जो आयोजित किया जाएगा 2028 में, वहां तक इनका कार्यकाल रहेगा। आगे चर्चा करें 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के बारे में। ये 72वीं राष्ट्रीय
सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से पॉइंट महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुरुषों और महिलाओं की 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी है, ये वाराणसी में देखा जाए तो पुरुषों और महिलाओं दोनों का 72वां सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यहां पर चर्चा करें, यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 4 जनवरी से प्रारंभ होगा, यानी कि कल से प्रारंभ होगा और 11 जनवरी तक चलेगा और सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के शीर्ष खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जो 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां पर? वाराणसी में किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक। अब ये देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए, जो ग्रेटर नोएडा है, ठीक है, इमेज भी आप देख सकते हैं। पहले इमेज नहीं लगते थे, मैंने वापस से इमेज लगवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड रहती थी कि सर इमेज लगवाया करिए, पिक्टोरियल चीजें ज्यादा याद रहती हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। इसी वजह से वापस से देखा जाए तो जो इमेज है उनको लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। यहां पर देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक शुरू किया गया है। ठीक है, ये देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां पर शुरू किया गया है? ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है और ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, आइए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखा जाए, जो मुख्य परीक्षा है वहां पर जो निबंध आ जाए, अगर जो आपसे एआई से रिलेटेड निबंध, सब लोग अनुमान लगा रहे आ ही सकता है। साथ ही साथ जो आपका यूपी स्पेशल GS5, यूपी स्पेशल GS5 का पेपर है, उसमें उत्तर प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है, स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना, उस दृष्टिकोण से भी ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य अवसंरचना है उससे संबंधित सवाल भी देखा जाए तो जब पहली बार GS पेपर 5 लाया गया 2023 में, तो यहां से सवाल पूछ लिया था। ठीक है, सवाल 2023 में डायरेक्टली पूछ लिया गया था। उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सवाल पूछ लिया था। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बारे में सवाल पूछा था। चलिए आगे देखते हैं। इसका ऑनलाइन उद्घाटन 2 जनवरी को हुआ है, जबकि यह 6 जनवरी को भौतिक रूप से कार्य करना शुरू करेगा। इस क्लिनिक का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, जिसमें क्लिनिकल एआई, मेडिकल इमेजिंग और अस्पताल के कार्य प्रवाह में सुधार करना शामिल है। IIT कानपुर, IIT मद्रास और IIIT लखनऊ तकनीकी सहयोग और इंक्यूबेशन सपोर्ट यहां पर प्रदान करेगा। यहां पर चर्चा करें, यह पहल डॉक्टरों और हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाकर वास्तविक मरीजों पर एआई समाधानों के परीक्षण, साथ ही साथ डेटा गोपनीयता सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यहां एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह यूपी का पहला पब्लिक हॉस्पिटल आधारित एआई मेडिकल इंक्यूबेटर सेंटर भी है। ठीक है, तो यूपी का पहला पब्लिक हॉस्पिटल आधारित मेडिकल इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है? ये ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की गई है। ग्रेटर नोएडा में कहां पर? तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, GIMS, यहीं पर देखा जाए इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी। यहां पर देखा जाए, आपको याद होगा आज से ठीक 1 साल पहले मैंने आपको माउंट तारानाकी के बारे में बताया था। ठीक है, माउंट तारानाकी, माउंट तारानाकी, मुझे याद है कि जनवरी 2025 की खबर थी वो। वहां पर देखा जाए, जो माउंट तारानाकी था, अब माउंट तारानाकी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। जो माउंट तारानाकी था उसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। सेम उसी प्रकार से देखा जाए, उसी से कुछ रिलेट करते हुए, यानी कि प्रकृति की जो चीजें हैं उनको एक साथ समायोजित करते हुए, जिस प्रकार से मनुष्यों को कानूनी अधिकार, वैध अधिकार प्राप्त है, जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, अब देखा जाए कानूनी अधिकार एक कीट को प्रदान किया गया है। और वो कीट कौन सा है? यहाँ पर एक प्रकार की मधुमक्खी है, और ये बिना डंक वाली मधुमक्खी है। ठीक है, ये बिना डंक वाली मधुमक्खी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मधुमक्खी, ये बिना डंक वाली मधुमक्खी है, और इसको, ये दुनिया की पहली कीट प्रजाति है जिन्हें कानूनी अधिकार मिला है। ठीक है, चर्चा करें, पेरू के अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देकर प्रकृति संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। यहां चर्चा करें, यह दुनिया की पहली कीट प्रजाति बन गई है जिन्हें कानूनी सुरक्षा मिली है। पेरू के सतीपो नगर पालिका में बिना डंक वाले मूल मधुमक्खियों के अधिकारों की घोषणा नामक एक अध्यादेश पारित किया गया है, जिसके तहत उन्हें अस्तित्व में रहने, फलने फूलने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि
इनको देखा जाए एक प्रकार से जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। और यहां पर फोकस इस बात पर किया जाएगा कि जो लोग हैं वहां पर, जो निवास करने वाले लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, वो इस बात पर फोकस करें कि वो कोई भी ऐसी प्राकृतिक गतिविधियां ना करें जिनसे इनके जीवन का क्षरण हो और इनका अस्तित्व खतरे में आ जाए। इनके अस्तित्व को बनाए रखने में आम जनमानस भी सहयोग करे। इसी वजह से देखा जाए तो इन मधुमक्खियों को अब कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए, ये मधुमक्खियां अमेजन के 80% से अधिक पेड़ों और पौधों के परागण में अहम भूमिका निभाती हैं। कॉफी, चॉकलेट, एवोकाडो जैसी फसलों के लिए ये जरूरी भी है, ठीक है। आप जो अमेजन, ब्राजील के जो वर्षावन है, अमेजन के वर्षावन है, वहां पर कॉफी, चॉकलेट, इनके जो पेड़ होते हैं ना, एवोकाडो, उन पेड़ों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आप सड़कों के किनारे जो चलते हैं ना, सड़कों के किनारे चलने पर जो आपको बड़े बड़े और पुराने पेड़ दिखते हैं कि बहुत पुराने पेड़ हैं, 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने पेड़ हैं, वो ना आपने लगाया है, ना हमने लगाया है, ना हमारे परिजनों ने लगाया है। वो पौधे, वो पेड़, जो नीम के पेड़ आप देखते हैं, अशोक के पेड़ देखते हैं, आम के पेड़ देखते हैं, बरगद के पेड़ देखते हैं, वो इस प्रकृति में इन्हीं पशु पक्षियों, कीट पतंगों के द्वारा, परागण के द्वारा लगे हुए पेड़ हैं। और उन पेड़ों को संरक्षित करना ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हम उनका संरक्षण करें, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि हम उतने बड़े विशाल पेड़ को संरक्षित कर और उनको देख सकें। लेकिन जो प्रकृति की देन है, उस प्रकृति की देन का संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व भी है, हमारा मौलिक दायित्व भी है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। और इसी वजह से देखा जाए तो जो कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, लोग क्यों कहते हैं कि आप गौरैया जो है, गौरैया को बचाइए, गौरैया को बचाइए, पक्षियों को बचाइए। जो इंटरनेट का आप यूज़ करते हैं, इनकी वजह से जो इनकी तरंगे होती हैं, उन तरंगों की वजह से जो पक्षियां हैं, पक्षियों को नुकसान होता है। अब पक्षियों को नुकसान होगा तो पक्षियों का नुकसान मनुष्य पर दिखना अवश्यम भी है, दिखेगा ही दिखेगा। पेड़ पौधों का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाएगा, परागण उस प्रकार से नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जैसे पहले हुआ करता था। इसी वजह से कहा जाता है कि आप पशु पक्षियों का संरक्षण करें, जो कीट पतंगे हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास करें। किस प्रकार से अपने, और जलवायु परिवर्तन का इन पर नकारात्मक असर दिख रहा है, इनका अस्तित्व खतरे में है, तो प्रयास करें अपने आसपास कि आप ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचे। आपको लगता है कि ठीक है, अपना टाइम है, हम यूज करते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या छोड़ कर जाएंगे, क्या विरासत छोड़ कर जाएंगे? तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है कि जो जीव है, जीने का अधिकार उनको भी है, तो उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर सहेज कर रखें। चलिए आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से इनकी संख्या घट रही है, इसीलिए अमेजन रिसर्च इंटरनेशनल अर्थ लॉ सेंटर के प्रयासों से यह सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। चलिए अगली खबर पर चढ़ते हैं। रामनाथ गोयनका का साहित्य सम्मान के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 2 जनवरी को चेन्नई में आयोजित रामनाथ गोयनका साहित्य समारोह में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। यहां पर देखा जाए यह इस प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार का तीसरा संस्करण था, यानी कि रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान का इस बार तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। कब? कल आयोजित किया गया था, यानी कि 2 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था चेन्नई में। चर्चा करें तो इस अवसर पर प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर कामरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछ सकता है कि रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक है चंद्रशेखर कामरा, इनको प्रदान किया गया। सीपी राधाकृष्णन ने प्रदान किया, इस वजह से ये पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखा जाए सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुरस्कार किसको दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश की सुबी ताबा को दिया गया है। किसको? अरुणाचल प्रदेश की सुबी ताबा को फिक्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुरस्कार किसको दिया गया है? शुभ्रांशी चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नेहा दीक्षित को दिया गया है। यहाँ पर 4 नाम आपको याद रखने हैं। चंद्रशेखर कामरा का नाम याद रखना है, सुबी ताबा का नाम याद रखना है, शुभांशी चक्रवर्ती, और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू का पुरस्कार जिसको मिला है किसको? नेहा दीक्षित का नाम, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन। अब ये जो 9वां सिद्ध दिवस है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखा जाए आयुष मंत्रालय 3 जनवरी 2026 को, कब? 3 जनवरी 2026 को चेन्नई के कलाई वनार अरंगम, ठीक है,
कलाईवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि आज इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पर देखा जाए ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यहां पर खास बात यह है कि इस वर्ष का विषय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध, ठीक है, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ, ये इसका थीम है। ये थीम आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर देखा जाए और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज हो जाती है कि यह समारोह सिद्ध चिकित्सा के जनक ऋषि अगस्त की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। जो ऋषि अगस्त है, भारत में देखा जाए जिस प्रकार से आप जो होम्योपैथी है, सैमुअल हैनीमैन को मानते हैं कि जो सैमुअल है वो है होम्योपैथी के जनक, उसी प्रकार से आप जानिए ये आपके जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय विरासत है, चरक सुश्रुत का नाम जानते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे, हो सकता है शायद आप में से बहुत से लोगों को पता और बहुत से लोगों को ना पता हो कि जो सिद्ध चिकित्सा है उसके जनक कौन है। तो आज जान लीजिए कि सिद्ध चिकित्सा के जनक कौन है। आप अपने दोस्तों से पूछिएगा कि आपको सिद्ध चिकित्सा के जनक के बारे में पता है। ठीक है, सिद्ध चिकित्सा के जनक कौन? सिद्ध चिकित्सा के जनक किसको माना जाता है? ऋषि अगस्त को माना जाता है। ठीक है, ऋषि अगस्त को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हर साल जो सिद्ध दिवस होता है, सिद्ध दिवस होता है, ये कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 जनवरी को हर साल सिद्ध दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा कि जो आयुर्वेद दिवस आप मनाते हैं, आयुर्वेद दिवस, पहले तो आयुर्वेद दिवस जो होता था ये धनतेरस के दिन मनाया जाता था। हर साल धनतेरस का जो दिन होता था उसको आयुर्वेद दिवस के रूप में भगवान धन्वंतरी की पूजा करते थे, आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा एक दिन डिसाइड किया गया है, एक दिन निश्चित किया गया है कि इस दिन मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। आप कमेंट करके बताइएगा कि आयुर्वेद दिवस हर साल कब मनाया जाएगा। आगे देखें, इस कार्यक्रम का उद्घाटन और अध्यक्षता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे, यानी सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ही आज इसका उद्घाटन और अध्यक्षता भी की गई। चलिए आगे देखते हैं। बीएसएनएल के द्वारा वॉइस ओवर वाईफाई सेवा की शुरुआत की गई है। चर्चा करें तो भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने एक नए साल पर देखा जाए तो वॉइस ओवर वाईफाई यानी कि वाईफाई कॉलिंग सेवा को देश भर में सभी टेलीकॉम सर्किलों में शुरू कर दिया है। यहां पर चर्चा करें, यह सेवा उन क्षेत्रों में भी कॉल करने की सुविधा प्रदान करेगी जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर है और उपलब्ध ही नहीं होते, खासकर ग्रामीण और अंदरूनी इलाकों में। चर्चा कर लें यहां पर तो वॉइस ओवर वाईफाई तकनीकी के माध्यम से ग्राहक वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करके वॉइस कॉल और एसएमएस कर सकते हैं, जिससे बेहतर आवाज गुणवत्ता और कम कॉल ड्रॉप समस्या उत्पन्न होगी। यह सेवा बीएसएनएल ब्रॉडबैंड, भारत फाइबर और किसी भी वाईफाई नेटवर्क पर काम कर सकेगा। इसकी खास बात यह है कि इसके लिए किसी अतिरिक्त ऐप की जरूरत नहीं होती है। ग्राहक अपने मौजूदा मोबाइल नंबर और फोन डायलर से ही कॉल कर सकते हैं, जिससे उपयोग आसान और सुविधाजनक बन सकता है। ठीक है, और इसी के साथ देखा जाए तो बीएसएनएल एक बार फिर से वापसी करने की कगार पर है। इस वजह से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां चलते चलते आपसे कुछ सवाल है, इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि विश्व सिद्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि विश्व सिद्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताएं। दूसरा सवाल है कि ऑपरेशन सागर बंधु भारत द्वारा किस देश में शुरू किया गया था? ऑपरेशन सागर बंधु भारत द्वारा किस देश में शुरू किया गया था? तीसरा सवाल यह है कि किस देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, मित्र भूषण सम्मान प्रदान किया गया था। और अंतिम सवाल है कि सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये 4 प्रश्न है और इसके साथ साथ वीडियो के बीच में मैंने आपसे एक सवाल पूछा है आयुर्वेद दिवस के बारे में। तो टोटल यहां पर देखा जाए टोटल 5 सवाल मैंने आपसे पूछे। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पसंद आया करें तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कोई आपका फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सारे कमेंट मैं डेली पढ़ता हूँ। कोई फीडबैक होता है, कोई कमेंट होता है तो मैं वहां पर देखता हूँ। साथ ही साथ इस क्लास के जो टेस्ट हैं वो ऐप पर लगा दिए गए हैं, शेड्यूल कर दिए गए हैं। आप वहां पर जाकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको सोमवार को सारे पीडीएफ, रिमेनिंग पीडीएफ और कंपाइल पीडीएफ दिसंबर महीने का व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे आप सोमवार को पीडीएफ प्राप्त कर सकें। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए एक सूचना यह भी है कि दोपहर के 12 बजे से, कल तो संडे है, कल नहीं, दोपहर के 12 बजे से लेकर 8 बजे के बीच आप हमारे हेल्पलाइन नंबर क्या है नंबर? 9792276999। ठीक है, 6999 ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर। ठीक,
इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आपने हमारा जो मासिक पैकेज को ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन करने के बाद भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। वहीं से आपको प्रतिदिन सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। पुरानी पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, पुरानी पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके लिए एकदम बिल्कुल आप परेशान मत होइए। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।